हेलो मित्रों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम दो केस स्टडियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें दोनों की दोनों केस स्टडियां इस तरीके की हैं जिसमें आपको एक नैतिक मूल्य या प्रशासनिक मूल्य आ जाएगा एक में, और दूसरे में आपका व्यक्तिगत मूल्य आ जाएगा। अर्थात दोनों केस स्टडी में आपके मित्र से संबंधित केस स्टडी है कि एक ओर आपका मित्र होगा और दूसरी ओर आपके मूल्य होंगे। अब आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आप क्या मित्र के विरोध में जाएंगे या मित्र को समझाएंगे, और मित्र यदि समझने के लिए जागरूक नहीं है या समझना नहीं चाह रहा है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। तो चलिए ऐसी केस स्टडियों को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके के मूल्य जब आपस में टकराते हैं तो हमें निर्णय किस तरीके से लेना होगा। तो जो पहली केस स्टडी है 9 नंबर की दिख रही होगी, क्योंकि हम 8 केस स्टडी को पूरा कर चुके हैं। तो जो आज की वीडियो में पहली केस स्टडी है वह बाल विवाह है, वह बाल विवाह की समस्या और निदान पर आधारित है। इसका विषय क्या है? बाल विवाह की समस्या और निदान। चूंकि बाल विवाह हमारे समाज के लिए एक अभिशाप बनकर उभर रहा है। बाल विवाह से जो बच्चे हैं उनका भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है, साथ ही साथ यह बहुत सारे रोगों को, बहुत सारी कुरीतियों को भी जन्म देता है। बाल विवाह से समाज में बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं। एक तो जिस बालक का विवाह आयु से पहले हो जाता है उसकी जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि ना तो वह शिक्षा प्राप्त कर पाता है, ना ही अपने शरीर का सही तरीके से विकास कर पाता है। कम उम्र में महिलाएं मां बन जाती हैं, जिससे जनसंख्या भी वृद्धि होती है, महिला के शरीर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो नवजात शिशु होता है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा प्राप्त ना होने के कारण उन पर बहुत सारी कुरीतियां भी हावी हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आने लगती हैं। तो चलिए इस केस स्टडी का अध्ययन करते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि यह केस स्टडी आखिर क्या कहना चाह रही है, यह प्रकरण अध्ययन क्या कहना चाह रहा है और किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछ रहा है, और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आप एक मित्र की बहन की शादी में उसके गांव जाते हैं। किसकी शादी है? मित्र की बहन की शादी है। तो आप एक मित्र की बहन की शादी में उसके गांव जाते हैं। ध्यान रखिए, मित्र है मतलब बहुत करीबी है। आप जब भी निर्णय लेंगे तो बहुत सोच समझ के लेंगे। तो आप मित्र की बहन की शादी में उसके गांव जाते हैं। विवाह समारोह में पहुंचकर कुछ लोगों से आपको पता चलता है, क्या चलता है कि जो वधू है उसकी आयु विवाह योग्य नहीं है, अर्थात अल्प आयु में उसका विवाह किया जा रहा है। मित्र की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। दूसरी समस्या मित्र के सामने है कि उसकी क्या है? आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसलिए परिवार ने भविष्य में अत्यधिक दहेज की मांग की संभावना से बचने के लिए अपनी बेटी का विवाह कम आयु में करा देना ही उचित समझा है। अर्थात यहां पर बाल विवाह सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने नहीं आ रही। बाल विवाह क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज की सबसे बड़ी समस्या है दहेज। दहेज के डर, अधिक से अधिक दहेज ना देना पड़े उसके डर से उसके मित्र के परिवार वालों ने उसकी बहन की शादी कम आयु में कराने का निर्णय लिया है। यह एक बाल विवाह है और आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मतलब आपको पता है कि जो बाल विवाह है वह कराना कानूनन अपराध है, और बाल विवाह से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, इन चीजों से आप वाकिफ हैं। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको पता है, और आपकी नजरों के सामने बाल विवाह हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वह बाल विवाह कहां हो रहा है? आपके मित्र के परिवार में। भारत में बाल विवाह प्रतिबंध है। जब आप इस मुद्दे पर मित्र से बात करते हैं तो वह स्वयं को लाचार और विवश बताते हुए कहता है। वह क्या बता रहा है? लाचार और विवश। वो आपकी बात मानने के लिए राजी नहीं हो रहा। वो बोल रहा है कि मेरी मजबूरी है, मेरी लाचारी है, जिसके कारण मुझे विवाह करना पड़ रहा है। इन चीजों को हम भी समझते हैं कि बाल विवाह करना गैर कानूनी है, भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है, मेरी व्यवस्था है, जिसके कारण मुझे यह डिसीजन लेना पड़ रहा है। परिवार की बदहाल आर्थिक स्थिति के चलते वह कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस विवाह को नहीं रोक सकता हूं। अब आपके पास दूसरी सिचुएशन क्या बची है? एक तो आपने दोस्त को समझाना था कि भाई देख, देश जो है, देश में बाल विवाह गैर कानूनी है, और यदि तू बाल विवाह कराएगा तो तेरे पे केस हो जाएगा,
और चल केस नहीं भी होता है तो यदि बहन की शादी कम आयु में करा दोगे तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी। तो हर तरीके की समस्याएं आप उसके सामने रखते हो, वो बोलता है कि ठीक है भाई, मैं समझता हूं कि ये समस्याएं सामने आती हैं, परंतु मैं क्या करूं, मैं भी विवश हूं, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आगे चलकर उसकी शादी में दहेज दे पाऊं। उसी दहेज के बचने के कारण, उसी दहेज से बचने के कारण कि हमें भविष्य में ज्यादा दहेज ना देना पड़े, हम इसका बाल विवाह करा रहे हैं और इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, हमें बाल विवाह कराना ही पड़ेगा। अब आपके पास क्या है दूसरा ऑप्शन कि आप पुलिस में शिकायत करेंगे, और यदि आप पुलिस में शिकायत करते हैं तो इससे ना केवल पूरे परिवार की बदनामी होगी बल्कि पूरा परिवार आपराधिक प्रक्रिया के दायरे में आ जाएगा और उन पर केस हो जाएगा। वैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर थी और आप यदि कंप्लेंट करते हैं तो उनकी स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। अब यहां पर आप असमंजस में फंस गए कि आप नैतिक मूल्यों के अनुसार चलें, आप कानून के अनुसार चलें, या फिर जो अपराध आपकी आंखों के सामने हो रहा है उसको होते हुए आप देखते रहें। तो ये समस्या, ये द्वंद्व आपके सामने आ जाता है। अब एक केस स्टडी आपने पढ़ी, आपने समझने का प्रयास किया कि आपके सामने क्या क्या द्वंद्व आ रहा है, किससे संबंधित है। चूंकि कानूनी मामला है और कानून सर्वोपरि होता है, आप कोई भी निर्णय लें, मैंने पहले ही कहा है कि आप कोई भी निर्णय लें वो कानून के परे, कानून के अनुसार होना चाहिए, कानून के परे नहीं होना चाहिए। लेकिन कानून के अनुसार यदि आप फैसला लेते हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपके जो संबंध हो रहे हैं वो विच्छेद हो रहे हैं। जो आपका मित्र है उसकी स्थिति वैसे ही बहुत गंभीर थी जिसकी वजह से वह यह अपराध कर रहा है, और यदि आपने आगे चलकर कानून का सहारा लिया, कानून में शिकायत की, तो इसकी स्थिति और बदतर हो जाएगी और ना जाने वह आगे चलकर कौन सा कदम उठा बैठे। प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि आयोग ने आपसे क्या प्रश्न पूछे हैं। तो उक्त प्रकरण में किन समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित कराया गया है। तो जो प्रकरण दिया गया है उसमें मुख्यतः कौन सी समस्या दिखाई दी गई है। तो आप यदि केस स्टडी में देखते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि बाल विवाह की समस्या दिखाई दी गई है, लेकिन नहीं, यदि आप इसके परे जाकर देखें तो बाल विवाह एक समस्या नहीं है। उसके पीछे जो समस्या है वह मुख्य रूप से क्या है, वह है दहेज। क्या है, दहेज। क्योंकि दहेज से बचने के कारण ही बाल विवाह जैसी प्रथा को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उक्त प्रकरण में किन समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित कराया गया है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न पूछा है कि बाल विवाह होने से होने वाली समस्याओं को बताइए कि यदि बाल विवाह होता है तो उससे आखिर समस्याएं क्या होती हैं। हो जाने दीजिए, बाल विवाह हो रहा है तो जब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर है, उसको पता है कि ये चीजें हो सकती हैं, तो बाल विवाह को प्रतिबंधित आखिर किया ही क्यों गया है, सरकार ने ऐसे कानून क्यों बनाए हैं। तो हमें बाल विवाह से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को भी देखना होगा। क्या कानून होने के बाद भी बाल विवाह को रोका नहीं जा सका है। मतलब कानून तो है, ऐसा तो है नहीं कि कानून इस पर नहीं बनाए गए, तो क्यों कानून होने के बावजूद भी बाल विवाह को रोका नहीं जा सका। लगातार बाल विवाह क्यों होते रह रहे हैं। फिर इस समस्या से निपटने के लिए अभिनव उपाय को सुझाइए। आखिर क्या ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिसके कारण ऐसी आने वाली समस्याओं से हम निजात पा सके। तो इस तरीके के 4 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो क्लियर है, पहले में क्या है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, दूसरे में है कि बाल विवाह से होने वाली समस्याएं कौन कौन सी हैं, और तीसरा कि बाल विवाह को रोका क्यों नहीं जा रहा है इतने कानून बनने के बावजूद भी, और तीसरा आप क्या उपाय करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो उपरोक्त वर्णित प्रकरण में हमारे देश में 2 ऐसी कुरीतियां पर प्रकाश में लाया गया है जो कि भारतीय समाज को खोखला कर रही है। कौन कौन सी 2 कुरीतियां हैं, एक तो बाल विवाह है, और बाल विवाह का ही जो कारण बनती है वो है दहेज प्रथा। ये 2 कुरीतियां हैं जो भारत को धीरे धीरे अंदर से ही खोखला कर रही हैं। सर्वप्रथम सामाजिक बुराइयों के रूप में विद्यमान है। यद्यपि उपरोक्त वर्णित प्रकरण में दहेज मुख्य मुद्दा नहीं है, तथापि समस्या में मूल में दहेज की प्रथा ही मुख्य है। दहेज मूल मुद्दा नहीं है, दहेज की जो प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है वही सबसे मुख्य कारण है। अर्थात यदि दहेज जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएं, दहेज जैसी प्रथाएं समाप्त हो जाएं, तो बाल विवाह जैसी समस्याओं से भी निजात पाया जा सकता है। बेटी को पराया धन समझने वाली मानसिकता के चलते लोग कम आयु में ही उनका विवाह करवाकर अपने कर्तव्यों का इतिश्री कर लेते हैं। रीति रिवाज व परंपरा के नाम पर छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। कहीं कहीं पर तो स्थिति इतनी गंभीर बन जाती है कि बालिकाओं के जन्म लेने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। जो शिशु वध है उसको अंजाम दिया जाता है।
क्यों? दहेज के डर से। उनको लगता है कि ये बच्ची है, ये तो पराया धन है, यदि ये बड़ी हो जाती है तो इसके विवाह में हमें बहुत ज्यादा धन खर्च करना होगा। तो ऐसी कुरीतियों के कारण बच्चियों, आप देख रहे हैं कि भविष्य में क्या समस्या आ रही, लिंगानुपात धीरे धीरे गिरता जा रहा है। भारत का 943 लिंगानुपात है, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो 933, बहुत गंभीर समस्या बन के उभरी है। तो इस तरीके से लिंगानुपात में क्या आ रही है? कमी आ रही है, जो हम आगे हम समस्याओं में देखेंगे कि बाल विवाह से क्या क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये जो प्रथाएं हैं, जो दहेज प्रथा है, इसी के कारण बाल विवाह को अंजाम दिया जा रहा है। बाल विवाह के संबंध में कौन कौन सी, मतलब इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो देख लेते हैं। तो बाल विवाह का संबंध सामान्य तौर पर भारत के कुछ समाजों में प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओं से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें वर वधू की आयु 15 वर्ष से कम होती है और उसमें ही उनका विवाह कर दिया जाता है, अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया जाता है। बाल विवाह की इस कुप्रथा के कारण जो आयु बच्चों के लिखने पढ़ने या खेलने की होती है, उस आयु में उन्हें विवाह जैसी जिम्मेदारियों के बंधन में जकड़ दिया जाता है। जब वह मानसिक तौर पर ही परिपक्व नहीं हो पाते हैं, उस अवस्था में ही उन्हें ऐसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं, जिन्हें वह अच्छे तरीके से निभा नहीं पाती और घरेलू हिंसा का शिकार बन जाती हैं। जो लड़कियां कम उम्र में विवाहित हो जाती हैं, उनमें कम आयु में ही यौन संबंध से स्वास्थ्य और गर्भधारण की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कम उम्र में जब यौन संबंध वो बनाती हैं तो एक तो गर्भधारण की समस्या आ जाती है, कम समय में गर्भधारण करने लगती हैं, और कम समय में गर्भधारण करने से एक तो उनके शरीर का विकास भी नहीं हो पाता, साथ ही साथ जो नवजात शिशु होता है उसका भी विकास नहीं हो पाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दोनों में आती हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगते हैं और महिलाओं को जान का खतरा बना रहता है, प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ कम उम्र में मां बनने के साथ जनसंख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वह अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देती जाती हैं, जिससे जनसंख्या नियंत्रण भी काबू में नहीं रहता है। और देश में जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका मुख्य कारण क्या माना जाता है? बाल विवाह माना जाता है। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या क्या आती हैं, जैसे कि HIV एड्स हो गया, फिशुएला हो गया, कुपोषण हो गया, गर्भधारण के समय गर्भधान में समस्या। कम आयु में विवाह से ही मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। कम आयु में विवाह से लड़कियों को शिक्षा या अर्थपूर्ण कार्यों से वंचित कर दिया जाता है, जो उनकी निरंतर गरीबी का कारण बन जाता है। जब वह शिक्षा से अछूती रह जाती हैं तो उन्हें उनके अधिकारों का ही पता नहीं होता है और उनका बार बार शोषण किया जाता है, बार बार समाज से उनका बहिष्कार किया जाता है। वह जागरूक नहीं हो पाती, वह शिक्षित नहीं हो पाती, वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती, इसलिए वह दूसरे पर जिंदगी भर आश्रित रहती हैं और सामने वाले व्यक्ति के द्वारा जिस पर वह आश्रित होती हैं बार बार उनका शोषण किया जाता है, जिससे घरेलू हिंसा, यौन शोषण और सामाजिक बहिष्कार आदि जैसी समस्याओं का प्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह से क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं और इनका उन्हें सामना करना पड़ता है। कम उम्र में विवाह होने से लड़के लड़की शीघ्र ही संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं एवं प्रजनन काल की अवधि अधिक मिलने के कारण बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं और इससे ही जनसंख्या वृद्धि होती जाती है। अनियंत्रित रूप से जनसंख्या वृद्धि होती है। मध्यम और निम्न वर्ग के जीवन स्तर में भी क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास आय के स्रोत कम होते हैं लेकिन व्यय के स्रोत बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा जनसंख्या होने के कारण उनके भरण पोषण में बहुत अधिक धन खर्च होने लगता है, जिससे उनकी जो स्थिति है वो और भी दयनीय हो जाती है। इसी समय यदि किसी बालिका का विवाह कम आयु में हो जाता है और किसी कारणवश यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जितनी भी आयु बची रहती है, बहुत ज्यादा आयु रहती है, वह आयु उसके नरक के समान हो जाती है। उस महिला की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो जाती है, विधवा के रूप में उसे पूरा जीवन व्यतीत करना होता है। तो इस तरीके की समस्याएं बाल विवाह से उत्पन्न होती हैं। तो बाल विवाह देखने में तो हमें एक समस्या लगती है, लेकिन इस समस्या से कितनी समस्याएं जन्म लेती हैं इसको भी हमें समझने का प्रयास करना होगा। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह और दहेज के प्रति जागरूकता फैलाने तथा सख्त कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी इस समस्या का निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? बृहत पैमाने पर अभी भी समाज में क्यों बाल विवाह प्रचलित है, बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो इसके पीछे जो मूल कारण है वह कानून का कमजोर क्रियान्वयन है। हमने कहा था कि किसी भी
समस्या के निजात के लिए किसी एक व्यक्ति या एक संस्था का योगदान आवश्यक नहीं है। आप सोचें कि हम कानून बना दे तो उससे सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं। कानून तो बनेगा लेकिन उसका सफल क्रियान्वयन भी जरूरी है, उसकी जागरूकता लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है और लोगों द्वारा उसको आत्मसात करना भी जरूरी है। जब तक कि इस प्रकार की पूरी चेन का सहयोग नहीं होगा तब तक किसी भी समस्या के को मूल से या जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें भी क्या है, जो कानून है, कानून तो बहुत सारे बने हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसा है, कमजोर है। कानून के अनुसार विवाह योग्य आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 18 वर्ष निश्चित किए गए हैं। यदि वर वधु से किसी भी आयु निर्धारित कानून आयु सीमा से कम है तो वह इस विवाह को अमान्य निरस्त घोषित कर सकती है। अर्थात एक आयु सीमा निर्धारित की गई है जिसमें कहा गया है कि जो पुरुष होता है उसकी आयु 21 वर्ष और जो महिला होती है उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे पहले इनका विवाह नहीं होना चाहिए, इनका विवाह गैर कानूनी है। और यदि किसी का विवाह हो भी जाता है और महिला मान लो कि अनजान है और उसे बाद में पता चलता है कि यार हमारी जो विवाह की सीमा थी वो 18 वर्ष थी लेकिन मेरी जो विवाह है वह कम आयु में कर दिया गया, तो वह किसी भी समय से क्या कर सकती है, गैर कानूनी घोषित करके इस विवाह को अमान्य घोषित करवा सकती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के द्वारा बाल विवाह को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। इस कानून के अंतर्गत बच्चे अपनी इच्छा से वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष के बाद तो वह वयस्क हो जाते हैं और पुरुष 21 वर्ष के बाद, और इसके बाद उनका मानसिक भी विकास हो जाता है और उनको यदि पता चलता है कि यह विवाह बाल विवाह के रूप में हुआ था तो इस विवाह को क्या कर सकते हैं, वह गैर कानूनी रूप से अवैध घोषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध भी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत एक अपराध माना जाएगा, किंतु विवाहों के पंजीकरण प्रक्रिया अनिवार्य नहीं होने तथा पंजीकरण को सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिलने से ऐसी शादियां गैर पंजीकृत रहती हैं। साथ ही कई बार फर्जी प्रमाण पत्रों की सहायता से भी बाल विवाह संपन्न करा दिए जाते हैं। बच्चों की जो मूल आयु नहीं होती उससे बढ़ाकर आयु बता दी जाती है और ये विवाह करा दिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कानून तो बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं लेकिन इन कानूनों का सही तरीके से क्रियान्वयन ना हो पाना, जनता का इसको सपोर्ट ना होना, जनता में इसकी जानकारी ना होना, इससे अछूते रह जाने के कारण यह बाल विवाह वर्तमान में भी होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न था, बाल विवाह को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मतलब अभिनव उपाय क्या क्या किए जाने चाहिए। तो दोस्तों किसी भी समस्या को, मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी समस्या से यदि आपको निजात पाना है तो उसके लिए आपको एक चेन बनानी होगी। क्या बनानी होगी, चेन बनानी होगी, जिसमें सबसे पहले तो कानून बनाना होगा, कानून अच्छा हो। कानून के बाद क्या होगा, उसका क्रियान्वयन अच्छा होना चाहिए। क्रियान्वयन के लिए उस कानून की जो जागरूकता है वह लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों तक वह जागरूकता किसके माध्यम से पहुंचेगी, सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडियम के माध्यम से, प्रसार माध्यम के माध्यम से पहुंचेगी। फिर जनता के द्वारा उस कानून को क्या करना होगा, आत्मसात करना होगा और उसकी स्वीकृति कहां तक पहुंचानी होगी, सरकार तक पहुंचानी होगी। यदि कोई इनका उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान कठोर तरीके से करना होगा और साथ ही साथ इस सब की सूचना सरकार तक पहुंचानी होगी। यदि इस तरीके से सब लोग सहयोग करते हैं तो कोई भी समस्या हो उस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। तो ऐसे ही यदि हम बाल विवाह की समस्या की बात करें तो बाल विवाह की समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन एवं सरकार सहित पूरे समाज को सक्रिय एवं जागरूक होने की जरूरत है। बच्चों को अपने मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही ऐसे दबावों पर विरोध करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को बाल विवाह को रोकना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। जहां कहीं भी उनको समझ में आए कि यहां पर बाल विवाह हो रहा है उसकी सूचना सरकार तक पहुंचानी चाहिए और ऐसा मामला संज्ञान में आने पर तुरंत पुलिस को भी सूचित करना चाहिए और पुलिस को भी इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मीडिया की भूमिका की बात करें तो मीडिया इसे रोकने के लिए प्रमुख भागीदारी निभा सकती है। जहां मीडिया का प्रसार ना हो वहां नुक्कड़ और नाटक आदि के माध्यम से बाल विवाह को रोकने का प्रसार किया जाना चाहिए। लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। बाल विवाह से होने वाले नुकसानों से लोगों को परिचित कराना चाहिए। लोगों में इस जागरूकता का विकास करना चाहिए। वर्तमान जो युग है वह डिजिटल का युग है और इसमें सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सहित
ऐप बेस्ड प्रोग्राम के माध्यम से सूचना प्रणाली विकसित की जा सकती है और इस समस्या के समाधान का उपाय सामूहिक उत्तरदायित्व से ही संभव है। समझ में आया कि किसी भी समस्या को यदि आपको जड़ से मिटाना है तो सबसे पहले उस समस्या के विषय में जानकारी लोगों तक पहुंचाना होगा। उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं, उससे लोगों को जागरूक करना होगा। उसके लिए क्या कानून बनाए गए हैं, क्या सुविधाएं उसके लिए दी गई हैं, यह सब से लोगों को जागरूक करना होगा। और जागरूक हम विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। और जब जनता जागरूक हो जाएगी और जनता की सहमति सरकार को मिलने लगेगी और सरकार की सहमति जनता को, तो कोई भी समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे बाल विवाह की हो, चाहे दहेज प्रथा की हो, चाहे गरीबी की हो, चाहे कुपोषण की हो, चाहे बाल श्रम की हो, कोई भी समस्या है उससे निजात पाया जा सकता है। तो केस स्टडी आपको समझ में आई। चलिए बात कर लेते हैं अगली केस स्टडी की, जो कि व्यावसायिक मूल्य और व्यक्तिगत मूल्यों के संघर्ष पर आधारित है। अगला प्रकरण अध्ययन किस पर है? व्यावसायिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत मूल्यों में संघर्ष पर आधारित है। इसमें एक प्रकरण दिया गया है जिसमें आपका बचपन का एक मित्र, ध्यान रखिए क्या है, बचपन का मित्र है, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो आपका एक बचपन का मित्र जिससे आप हर राज बांटते हैं, मतलब बहुत ही घनिष्ठ दोस्त है, जिसे पक्का वाला दोस्त कहते हैं, उससे आप हर राज बांटते हैं और हर सुख दुख में वह आपका साथी है। वह आपका साथ भी देता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर स्थिति में वह आपके साथ बना रहता है। तो इस तरीके की घनिष्ठ मित्रता वाला दोस्त है, उसने आपका हर परिस्थिति में साथ दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वह कितना वाला पक्का वाला दोस्त है, हर समस्या में आपके साथ खड़ा है, आपका साथ दे रहा है, बचपन से मित्रता है और आप भी उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं। वह वार्षिक परीक्षा में आपके पास ही बैठा है और नकल कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? इस तरीके की स्टडी आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई कि घना मेरा मित्र है, बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, इतना घनिष्ठ मित्र है कि आप हर संभव उसके साथ रहते हैं, हर बात, हर राज की बात उससे शेयर करते हैं, हर समय चाहे सुख हो चाहे दुख हो वो आपके साथ खड़ा रहता है और आप भी उसके साथ हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। आप उसके लिए कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी त्याग हो, वह करने के लिए तैयार है। अब परीक्षा चल रही है, वह आपके पास में बैठा है और वह नकल कर रहा है और आपको मालूम हो जाता है कि वह नकल कर रहा है। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो इस तरीके के प्रश्न आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ना ही प्रश्न दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा कि अब आप बताइए आप क्या करेंगे। तो आपको खुद कुछ विकल्पों को ढूंढना होगा, कुछ ऐसे दीर्घकालिक विकल्पों को ढूंढना होगा जो अभी के समय से लेकर आगे के समय तक के लिए उपयोगी हो। साथ ही साथ सभी विकल्पों पर चर्चा करके, परिचर्चा करके आपको उसके निष्कर्ष पर भी पहुंचना होगा कि यदि हम इस विकल्प के साथ जाते हैं तो उससे क्या होगा, यदि इसके साथ नहीं जाते हैं तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका परम मित्र है, लेकिन आप एक विद्यार्थी होने के साथ आपका जो नैतिक मूल्य है वह है ईमानदारी पूर्वक पेपर देना और किसी को भी नकल करते हुए ना देखना। यदि कोई नकल कर रहा है तो उसकी सूचना आप किसको देंगे? परीक्षा नियंत्रक को देंगे। तो ये आपका कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि परीक्षा कराई इसलिए जाती है ताकि व्यक्ति में वास्तविक नॉलेज कितना है, व्यक्ति ने वास्तविक मेहनत की क्या है, उसका पता लगाया जा सके। लेकिन कोई एक अनैतिक तरीके से यदि उसमें अधिक अंक पाने के लिए अनैतिक तरीके का उपयोग करता है तो वह क्या है? पूर्णतः अनैतिक है और आपको उसका साथ नहीं देना होगा। अब आपके सामने बहुत ज्यादा समस्या आ गई है कि क्या आप परीक्षा नियंत्रक को उसकी नकल के विषय में बता देंगे? यदि आप ऐसा कर देते हैं तब भी समस्या आ जाएगी। उसको नकल करते हुए पकड़कर उस पर प्रकरण दर्ज कर दिया जाएगा और उसे भविष्य की अन्य परीक्षाओं से क्या कर दिया जाएगा? निलंबित कर दिया जाएगा। तो यह कदम तो ठीक नहीं रहेगा। और भी कदम है कि आप उसे किन्हीं और माध्यमों से सूचित करेंगे कि भाई साहब नकल मत कर, नकल करना ठीक नहीं है। यदि वह फिर भी नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे? तो इस तरीके के विकल्प आपके सामने आएंगे। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम कौन कौन से विकल्पों पर चर्चा करेंगे। तो किसी परिस्थिति में नैतिक निर्णय, मतलब ये जो परिस्थिति है तो उसमें नैतिक निर्णय कई पक्षों पर आधारित होता है। यदि आप नैतिक निर्णय लेते हैं तो बहुत सारे पक्षों पर होता है। जैसे कर्ता की स्थिति क्या है, यदि वह कोई कार्य कर रहा है तो वह किस स्थिति में है, क्या वह मजबूर है वह करने के लिए या फिर शौकवश कर रहा है, या उसके पास और भी विकल्प हैं, वह और भी विकल्प कर सकता है। कृत्य का
प्रभाव क्या है, क्योंकि जब हमने केस स्टडी सॉल्व करना सीखा था तो हमने देखा था कि किसी को भी यदि दंड देना है तो हमें कृत्य की प्रकृति, उसकी परिस्थिति को देखना अति आवश्यक है। उपलब्ध नैतिक विकल्प व उसके परिणाम आदि को हमें देखना होगा कि हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं और उनके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और यदि इस तरीके की कोई भी प्रकरण अध्ययन या केस स्टडी आपसे पूछी जाती है आगामी परीक्षाओं में, तो आपको इन्हीं के आधार पर डिसीजन लेना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले कर्ता की स्थिति, उसके कृत्य का प्रभाव, नैतिक विकल्प कौन कौन से हैं और उनका परिणाम क्या हो सकता है, इन सभी पर परिचर्चा करने के बाद आप अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। तो इस परिस्थिति में ऊपर दी गई रणनीति के आधार पर हम विभिन्न निर्णय लेंगे। कौन कौन से लेंगे समझते हैं। सबसे पहले, चूंकि वह मैंने बताया था कि बहुत घनिष्ठ मित्र है, मतलब एक ही लंगोटी के दोस्त हैं, साथ ही खाते पीते हैं, साथ ही उठते हैं, हर राज की बात शेयर करते हैं। तो चूंकि वह मेरा घनिष्ठ मित्र है और मैं चाहूंगा कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, और यदि हम कंप्लेंट कर देंगे, मान लो हम कंप्लेंट नहीं करते, वह नकल करता हुआ वैसे पकड़ा गया, परीक्षा नियंत्रक ने उसने देख लिया, तो फिर क्या होगा, उसका भविष्य खतरे में हो जाएगा। तो मेरा पहला कर्तव्य होगा कि किसी तरीके से उसे नकल करने से रोकना। तो चूंकि वह पास में बैठा हुआ है, उसमें क्या है, पास में बैठा हुआ है, तो हम पहले उसे इशारे से समझाने का प्रयास करेंगे कि तुम नकल मत करो, ये ठीक नहीं है। आप इशारे, आंखों से या हाथों के संकेत के माध्यम से उसे नकल करने से क्या करेंगे, रोकेंगे, ताकि उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित ना किया जाए। अगर वह संकेतों से नहीं मानता है तो भी मैं सीधे शिकायत करने से बचूंगा। क्यों? क्योंकि यदि आप सीधे शिकायत कर देते हैं तो उसका भविष्य दांव पर लग जाएगा, और यह कृत्य इतना गंभीर नहीं है कि उसके संपूर्ण भविष्य को संकट में डाला जाए। ठीक है, नकल कर रहा है तो उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, किसी भी तरीके से बचाने का प्रयास करेंगे, ना कि परीक्षा नियंत्रक को सीधा बोल देंगे कि सर ये नकल कर रहा है। और इससे दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपकी जो घनिष्ठ मित्रता है वह भी क्या आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। चूंकि मेरा उससे निजी संबंध है और निजी संबंधों में शर्त रहित प्रतिबद्धता अपेक्षित रहती है, कोई शर्त नहीं होती, निजी संबंध है, इसलिए मेरे शिकायत करने से ही हमारा संबंध एक तरह से समाप्त हो जाएगा। इससे ना तो उसे सुधरने की प्रेरणा मिलेगी और हमारा संबंध भी टूट जाएगा। अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी परीक्षा भवन में ही समाप्त नहीं होती। मान लीजिए उसे मैंने समझाया और वो नहीं भी माना, कर भी ली, परीक्षा नियंत्रक से बच गया, तो क्या अब मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी? भाई साहब ठीक है, तू बच गया, कुछ नहीं है, नहीं। बाद में आगे जाकर वो ऐसा कोई कार्य ना करे। क्यों? क्योंकि वह मेरा मित्र है और मैं उसे हमेशा सफल देखना चाहूंगा, उसकी भलाई के विषय में सोचना चाहूंगा। इसलिए उसे परीक्षा के बाद भी समझाऊंगा कि इस तरीके के कृत्य मत करो। परीक्षा जो होती है वह मूल रूप से होती है, और परीक्षा के लिए आपके लिए प्रारंभ में समय दिया गया था, आप उसका सदुपयोग करो, आप उसमें पढ़ो, उसके आधार पर परीक्षा करो। यदि नकल करते हुए आपको पकड़ लिया जाता तो आपका पूरा जिंदगी खराब हो जाती। तो इस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। मेरी जिम्मेदारी परीक्षा भवन में ही समाप्त नहीं हो जाती है, क्योंकि वह इस बार बच गया तो संभव है कि कभी न कभी अन्य किसी स्थिति में भी वह अनुचित साधनों का सहारा ले और किसी चिंताजनक परिणाम तक पहुंचे। अतः परीक्षा के बाद हम निम्नलिखित कदम उठाएंगे। उसे समझाऊंगा कि नकल से होने वाला लाभ अत्यंत सीमित होता है, जबकि हानि की संभावना कई गुना होती है। मान लो ठीक है, आपने 10 नंबर 15 नंबर की नकल कर भी ली और आप पास हो भी गए, तो ये क्या लाभ सीमित है, लेकिन आप पकड़े जाते तो इस परीक्षा को तो ठीक है, आगे की परीक्षाओं के लिए भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाते, आप परीक्षा से निलंबित कर दिए जाते। तो ये चीज उसको समझानी पड़ेगी। कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करूंगा कि जीवन में सफलता का संबंध किसी परीक्षा की अंक तालिका से नहीं, बल्कि व्यक्ति में निहित गुणों जैसे कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, धैर्य और नवाचार से होता है। उसको समझाना पड़ेगा नए उदाहरणों से, चाहे 3 इडियट मूवी हो चाहे कोई भी हो, उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये जो रटने की विद्या होती है, जो अंक तालिका होती है, ये मायने नहीं रखती। मैन आपके अंदर आप नैतिक गुणों का आविष्कार कीजिए, आप नैतिक गुणों को समाहित कीजिए, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है उसका विकास कीजिए, धैर्य, नवाचार, इनको खोजिए, ये आपकी जिंदगी को सफल बनाएंगे। और इसके लिए नकल करना, ये तुच्छ सी चीज करना नहीं, शोभा नहीं देता। तो इस तरीके से उसे समझाएंगे। अगर वह किसी विषय में कमजोर है
तो प्रयास करूंगा। यदि वो बोलता है कि यार मुझे तो ये गणित जो है वो समझ में ही नहीं आती है, मैं क्या करूं, बार बार पढ़ता हूं लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं नकल ले जाता हूं, यदि वो इस तरीके के विकल्प हमारे सामने रखता है तो हम प्रयास करेंगे कि उसे उस विषय को समझा सकें, या उस विषय को समझाने के लिए जो भी रणनीति होगी, जो भी कार्य करना पड़ेगा, हम वो करेंगे। अगर इतने पर भी वह नहीं मानता है तो उसे किसी बहाने से डराने का प्रयास करेंगे, लेकिन मूल उद्देश्य ये रहेगा कि आगे जाके वह ऐसे कार्य ना करे। कैसे डराएंगे? हम बोल सकते हैं कि परीक्षा नियंत्रक ने तुमको नकल करते हुए देख लिया था, इस बार तो बेटा उसने कुछ नहीं बोला, अगली बार यदि नकल करोगे तो वो पक्का पकड़ लेगा और पूरी परीक्षाओं से निलंबित कर देगा, तुम्हारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे, ताकि उसके अंदर डर बैठ जाए कि यार ये पर्चे लेके गए थे और परीक्षा नियंत्रक ने देख लिया था, इस बार तो नहीं बोला, अगली बार पकड़ेगा तो ये नकल करना तो व्यर्थ हो जाएगा, जिसके लिए नकल कर रहे हैं वही चीज हमें प्राप्त नहीं होगी, और इसके साथ साथ आगे की परीक्षाओं के लिए भी हम निलंबित हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसे हम डराएंगे। इस समस्या का समाधान करते हुए हर बिंदु पर यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि व्यक्तिगत संबंध में किसी गलत आचरण को रोकने के लिए बेहद सावधानी और परिपक्वता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक घनिष्ठ संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। इसमें ठीक है, यदि उसके अंदर कोई ऐसी कुरीति आ गई है, कोई गलत कार्य कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें बहुत सूक्ष्मता से देखना होगा, ताकि हमारे संबंध में खटास भी ना आए और वह उस काम से दूर भी हो जाए। हो सकता है कि परीक्षा निरीक्षक से शिकायत करने पर कई लोग बेहतर विकल्प समझते हैं। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं, कानून मतलब कानून होता है, चाहे सगे संबंधी हो चाहे कुछ हो, उसके अनुसार ही चलेंगे। यदि मेरे दोस्त ने नकल की है तो उसकी हम परीक्षा नियंत्रक से शिकायत करेंगे। तो इससे होगा क्या, आपको कुछ समय के लिए तो ठीक है, तारीफ मिल जाएगी, वाह क्या स्टूडेंट है, इसने अपने दोस्त की दोस्ती भी नहीं सोची और उसके लिए कंप्लेंट कर दी। लेकिन इससे होगा क्या कि जो आपकी बचपन की दोस्ती चली आ रही थी वह मटिया मेल हो जाएगी, वह टूट जाएगी। दूसरा, उस व्यक्ति को सुधरने का मौका मिलेगा क्या? नहीं, वो और बिगड़ेगा, बोलेगा रुक जा बेटा, इस बार तूने मेरी कंप्लेंट की है, किसी न किसी मामले में तेको भी फंसाऊंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एक विवाद बढ़ता जाएगा, इससे होगा कुछ नहीं। तो क्लियर है, इस तरीके से हमें एक केस स्टडी सॉल्व करनी थी। तो दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में चूंकि 500 शब्दों की केस स्टडी पूछी जानी है, तो इसी तरीके की केस स्टडी आपसे पूछी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको हो सकता है कि प्रश्न ना दिए जाएं, क्योंकि नंबरों का बंटवारा और शब्दों का बंटवारा जिस तरीके से किया गया है, क्योंकि 20 नंबर की केस स्टडी कही गई है और 20 नंबर में 500 शब्द डिवाइड कर दिए गए हैं, तो हो सकता है कि आपसे सीधा केस स्टडी दी जाए और बोला जाए कि अब विकल्प भी आप ही खोजिए और आंसर भी आप ही दीजिए। 500 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है, उसमें 20 नंबर आपको रखे जाएंगे। तो ये जो केस स्टडी लास्ट वाली मैंने कराई है, यह उसी पैटर्न पर है और इसी के अनुसार आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। और भी केस स्टडियां हमारी बुकलेट में दी हुई हैं, आप उनको खरीदिएगा, आप उनको मंगवाइएगा और उनके आधार पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा केस स्टडी पर आपकी पकड़ अच्छी होगी और उतने ज़्यादा नंबर आप हासिल कर सकेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि जो पिछले वर्षों के पेपर हुआ करते थे उसमें एथिक्स में विचारक और केस स्टडी का महत्व बहुत ज़्यादा होता था। यदि विचारक और केस स्टडी को ही सम्मिलित कर दिया जाए तो 200 में से 150 नंबर इन्हीं से आ जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरी यूनिट, चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो या पांचवी हो, पांचों यूनिटों में 40-40 नंबर डिवाइड कर दिए गए हैं। 200 नंबर का पेपर होगा, 40-40 नंबर की प्रत्येक यूनिट होगी और सभी यूनिटों से बराबर मात्रा में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इसीलिए आपको विचारक भी अच्छे से पढ़ने होंगे, आपको मनोवृत्ति भी अच्छे से पढ़नी होगी, संवेगात्मक बुद्धि भी अच्छे से पढ़नी होगी, अभिरुचि भी अच्छे से पढ़नी होगी, साथ ही साथ आपको लोक प्रशासन के नैतिक मूल्यों को भी अच्छे से पढ़ना होगा, भ्रष्टाचार वाले टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना होगा। और जब आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो 5वां वाला टॉपिक है वो भी आपका अच्छे से हो ही जाएगा। लेकिन आप सोचें कि मैं यदि नीति शास्त्र या जो नैतिकता वाला विषय है इसको अच्छे से पढ़ के, शुरू की 4 यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ के केस स्टडी को आसानी से लिख लूंगा, तो यह भी आसान नहीं है। ये जो 40 नंबर हैं केस स्टडी के, इसको प्राप्त करने के लिए आपको केस स्टडी समझनी होगी और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितनी ज्यादा केस स्टडी को हल करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने सुदृढ़ तरीके से आप इसे हल कर पाएंगे और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सारे लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि केस स्टडी को नजरअंदाज कर देते हैं, इसका अभ्यास ही नहीं करते हैं।
लोग पहले की यूनिटों को रखने में लगे रहते हैं और केस स्टडी को छोड़ देते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि उन्हें एवरेज नंबर इसमें मिले हुए हैं। पहले एवरेज मिल जाते थे क्योंकि 65 नंबर की थी। यदि इस तरीके की केस स्टडी आएगी तो आपको एवरेज नंबर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए केस स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका अभ्यास आप लगातार करते रहिए और यह एथिक्स विषय में सबसे ज्यादा अंक दिला सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पढ़ना कुछ नहीं है, 4 यूनिट में जो आप पढ़ेंगे उन्हीं का उपयोग करना है। सामने आपको स्थिति दी जाएगी, आंसर आपके नॉलेज के आधार पर, आपके पहले पढ़े हुए ज्ञान के आधार पर ही देने हैं। तो ये जितनी कठिन दिखाई देती है उतनी ही सरल है यदि आप इसका सही तरीके से अभ्यास करें। तो दोस्तों, एथिक्स विषय के अंतर्गत इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग अच्छे से करते रहिए। चौथा पेपर 200 नंबरों का होता है, इसको बहुत अच्छे से कीजिए। इसमें नंबर प्राप्त करना बहुत आसान होता है और मुख्य परीक्षा में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो आपके आखिरी के 3 पेपर हैं वो सबसे ज्यादा अंकदायी होते हैं। इसलिए इन पेपरों को आप हल्के में मत लीजिए, इनकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कभी और किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।